दोस्तों, जैसे बढ़ी हुई बिजली की वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को उड़ाने का कारण बन सकती है, वैसे ही हमारे ब्लड में बढ़ी हुई शुगर किसी भी ऑर्गन को उड़ाने का कारण बन सकती है। इसलिए इस बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अच्छे से अच्छी दवाई खा के, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके। परंतु ध्यान रहे, जब ये कंट्रोल हो जाए तो एक तो ऐसा ना करें कि अपनी मर्जी से ही दवाई बंद कर दे, ना ही ऐसा करें कि अपनी मर्जी से ही दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई या वही दवाई खाते रहें, क्योंकि बहुत सी दवाइयां शुगर की ऐसी हैं जिनके ढेर सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो बढ़ी हुई शुगर से जो साइड इफेक्ट्स हैं लगभग उसके बराबर ही फिर आगे चल के वो दवाइयां भी साइड इफेक्ट्स देने लग जाती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले शुगर की जड़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उनकी जड़ों को छोड़ना, जो कारण है उनको छोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने वो कारण वाले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, जड़ वाले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, तो शुगर की जड़ वाले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और साथ में ट्रीटमेंट वाले वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो दवाइयाँ इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए खाई जाती हैं ये कैसे कैसे काम करती हैं। तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो माइंडसेट है कि सब खा भी लेंगे और साथ में दवाई भी खा लेंगे, ये कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ 3 ऐसी दवाइयाँ जो आपको बढ़ी हुई शुगर के जितनी ही लॉन्ग टर्म में घातक साबित हो सकती हैं अगर आप उन जड़ों पे काम नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सबसे खतरनाक दवाई, जो कि है सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज के जैसे आप लोग नाम जानते होंगे, ग्लिबेनक्लेमाइड जिसको ग्लिबराइड भी बोलते हैं, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमीप्राइड, ये नंबर 1 पे खतरनाक पे आती है। खतरनाक इन द सेंस ऐसे नहीं कि आप खाएंगे और एकदम से उसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगा। उसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स तो आते हैं, जैसे पेट में जलन हो गई, स्किन रैशेज हो गए, चक्कर वक्कर हल्का फुल्का महसूस हो गया, उल्टी का मन हो गया, थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव जैसे सिम्टम्स आ गए, गैस वैस बन गई, हल्का फुल्का हजमा हजमा गड़बड़ हो गया, पेशाब थोड़ा गहरा रंग का हो गया। ये तो छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, ये तो उस बढ़ी हुई शुगर के साइड इफेक्ट्स के आगे तो बिल्कुल जीरो है। परंतु अगर उस बढ़ी हुई शुगर की जड़ों पे, जो कि है डाइट और एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो अगर डाइट पे सुधार नहीं किया जाता है, एक्सरसाइजेज नहीं की जाती है, तो ये फिर आगे जो चल के जो है लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है ये दवाई। अब देखिए कैसे कैसे। सबसे पहला साइड इफेक्ट होगा इसका हाइपोग्लाइसीमिया। ये काम कैसे करती है? ये पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, उनको ये स्टिमुलेट करती है कि और ज़्यादा इंसुलिन बनाओ, और वहाँ पे पेनक्रियाज पहले ही कई गुना ज़्यादा इंसुलिन बना रहा होता है, क्योंकि आगे जो जड़ होती है वो तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, वो तो ज़्यादा शुगर आ रही होती है, उसको सारी को स्टोर करना पड़ रहा होता है, और फिर उस हर बार स्टोर करने के लिए इंसुलिन की डिमांड बढ़ती जा रही होती है, और उस बढ़ी हुई डिमांड के कारण हर सेल में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर और इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है, और पेनक्रियाज जो है तो काफ़ी हद तक हाँफ जाता है। और उस हाँफे हुए पेनक्रियाज को अगर और स्टिमुलेट किया जाता है तो नो डाउट वो काफ़ी सालों तक और इंसुलिन भी देता रहता है, परंतु इनको खाते ही क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर की कमी होने के जो है संभावना बन जाती है। तो अगर शुगर कम होने की संभावना बनती है तो डॉक्टरों को हमको क्या बोलना पड़ता है कि जी आप साथ साथ खाना खाओ, आप जो है तब खाना बार बार खाओ, आप शुगर को डाउन मत होने देना। तो जब बार बार खाना खाया जाएगा तो फिर बार बार शुगर मिलेगी और उस बार बार उस शुगर को जो है तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। मतलब ये दवाई को खाने के बाद जो डाइटरी हैबिट्स जो अडॉप्ट करनी पड़ती है वो फिर लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा खराब साबित होने लग जाती है, वो और ज़्यादा इंसुलिन की डिमांड बढ़ाती है, और उस वजह से क्या होता है, वो इंसुलिन ने भी तो क्या करना, इंसुलिन ने उस बढ़ी हुई शुगर को ठिकाने लगा देना फैट के रूप में। तो उससे क्या होगा, उससे अगला साइड इफेक्ट होता है, उससे वेट गेन हो जाएगा। तो इन दवाइयों से एक तो पेनक्रियाज पे लोड पड़ रहा है, पेनक्रियाज और इंसुलिन देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और वो जो ज़्यादा इंसुलिन आ रही है उसकी मदद से जो शुगर ब्लड में मौजूद है उसको फैट के रूप में जब डंप किया जा रहा है तो वेट गेन हो जा रहा है, वजन बंदे का बढ़ जा रहा है। जब ऐसा लंबे समय तक होता है तो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं वो
हाँफने की उनकी हद जो है तो पार हो सकती है, वो मर ही सकती है। तो इसलिए बीटा सेल फेलियर भी आगे चल के हो सकता है। जो बीटा सेल जो इंसुलिन बना रही थी थोड़ी बहुत, तो क्या वो ज़्यादा भी बना रही थी, थोड़ा डिलेड बना रही थी, तो वो बिल्कुल ही डेड हो जाती हैं। फिर पेशेंट जो है तो 100% इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, उसको फिर बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ती है। ऊपर से साथ साथ वेंट्रिकुलर एरिथमिया भी ये कॉज कर सकती है। जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें लय जो होती है, तालमेल जो होता है, उसको बिगाड़ सकती हैं। सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इतने सारे साइड इफेक्ट लेके चलना, नो डाउट ये दवाई बहुत अच्छी है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी है, परंतु ऐसी मानसिकता बना लेना कि हम ये दवाई भी खाते रहेंगे और हम वो अपना पुराना लाइफस्टाइल भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी पूरा एंजॉय करते रहेंगे। ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फास्ट फूड्स, रिफाइंड फूड्स, जो भी है चीनी, मैदा, चावल सब खाते रहेंगे और हम साथ साथ दवाई खा लेंगे और कोई चक्कर नहीं है। एक्सरसाइज हुई तो करी, नहीं नहीं हुई तो नहीं करी। वो वाली मेंटेलिटी जो है तो आगे चल के फिर एक तो जो है बीटा सेल फेलियर का कारण बन सकती है, आपको आगे चल के फिर इंसुलिन लगानी पड़ेगी, या तो फिर वो और सारी, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है नो डाउट। अब ये जो सडन कार्डियक डेथ वगैरह थी, ये ज़्यादा जो थी तो फर्स्ट जनरेशन जो सल्फोनाइल यूरियाज थी, जो कि आज की डेट में मिलती ही नहीं है, बंद हो गई है, बहुत सारी तो बैन हो गई है। सेकेंड जनरेशन भी बहुत कम यूज़ की जाती है, जो बड़ी ज़्यादा सस्ती वगैरह है, वो सस्ते के चक्कर में इनको यूज़ कर लिया जाता है, परंतु ज़्यादातर जो है सल्फोनाइल यूरिया में ग्लिमेप्राइड ही यूज़ की जाती है, जिसका हार्ट पे जो भी है वेंट्रिकल एरिथमिया उतना ज़्यादा वो नहीं करती है, उसका छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में नो डाउट पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करके ही, पेनक्रियाज को निचोड़ के ही तो इंसुलिन निकालेगी ये, चाहे सेफ भी होगी। तो लॉन्ग टर्म में तो पेनक्रियाज को फेल कर देगी बिल्कुल। पेनक्रियाज जब फेल हो जाएगा तो इंसुलिन बाहर से ही लेनी पड़ेगी, तो फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ। उसके बजाय अगर इसको ऐसा किया जाता है कि इसको कुछ दिन के लिए, जब तक जैसे शुगर बढ़ी हुई थी तब तक खाया जाता, शुगर जैसे ही कंट्रोल होती गई तो उसको धीरे धीरे डोज कम कर ली जाती, और जो डाइट और अपना लाइफस्टाइल चेंजेस थे, एक्सरसाइजेस थी, वो उस पर अगर ज़्यादा जोर दिया जाता। इंसुलिन की जो डिमांड है, जो इंसुलिन की डिमांड ही तो जड़ है डायबिटीज टाइप 2 की, तो उस डिमांड को कम किया जाता, ना कि इंसुलिन को और ज़्यादा दिया जाता। तो वो अप्रोच जो है तो ज़्यादा अच्छी रहती। परंतु नो डाउट दोस्तों, सोच इसमें आपको बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, परंतु अपनी मर्जी से आप इस दवाई को बंद नहीं करने लग जाना। इस वीडियो को देख के, इसके साइड इफेक्ट्स को देख के चलते हैं अगली दवाई पे। तो अगली दवाई जो है वो है हमारे थायाजोलिडिनेडियोन्स, जो कि आप नाम आपने सुना होगा, रोजीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन। रोजीग्लिटाजोन तो दोस्तों इतना खतरनाक है कि ये जो है तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ब्लॉकेज जो हार्ट में हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है। साथ में एडिमा कॉज करता है, सूजन आ जाती है और हार्ट फेलियर हो जाता है। इसके साथ ये क्या करता है, ऑस्टियोपेनिया कॉज करता है, हड्डियों को बिल्कुल गला देता है, कमज़ोर कर देता है, और उससे जो है तो छोटी सी चोट लगने पे, छोटा सा जो है झटका लगने पे बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, और लीवर में भी ये हेपेटाइटिस तक कॉज कर देता है, लीवर फेलियर तक का एक कारण बन जाता है जो रोजीग्लिटाजोन है। इसलिए इसको कई सालों पहले ही इवन इंडिया की सरकार ने भी सख्त बैन लगा दिया है। तो ये थायाजोलिडोन, रोजीग्लिटाजोन आता था, इस पे सख्ती से बिल्कुल बैन लग चुका है, परंतु पायोग्लिटाजोन अभी चल रहा है। बीच में इस पे भी बैन लगा था, परंतु अब दोबारा ये मार्केट में मिल रहा है, तो पायोग्लिटाजोन दिया भी जा रहा है और ये फायदा भी देता है, शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद भी करता है। परंतु बात उस सोच की ही है, जो सोच हमें बदलनी है। जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ये सोच नहीं रखनी है कि हम पुराना जैसे चलता आ रहा था वही चलाते रहेंगे, लाइफस्टाइल, अब एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, हमें टाइम नहीं लगता, और हम जो है सब कुछ खा भी लेंगे, बाद में दवाई खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो जाएंगे, शुगर हमारी कंट्रोल हो जाएगी, और सिर्फ शुगर ही देखते हैं, उसकी जड़ को नहीं देखते हैं। वो अंदर जो छुपा हुआ शेर है, जो हमें खाने के लिए आ रहा है, और साथ में जो दवाइयाँ उसके लिए आप खा रहे हैं, वो भी तो लॉन्ग टर्म में फिर खाने के लिए ही आ रही हैं, वो तो फिर डबल डबल खतरा अपने लिए हो गया। तो इसलिए जो है तो आप, पायोग्लिटाजोन भी नो डाउट बढ़िया ड्रग है, परंतु ये सारी चीज़ें बेशक रोजीग्लिटाजोन से कम कॉज करती हैं, परंतु ये भी ग्रुप तो यही है, भाई भाई है। एक जरा ज़्यादा खतरनाक भाई है, बड़ा भाई है, एक जरा छोटा भाई है, परंतु ये दवाइयाँ साथ में
जो ब्लैडर का कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर का, पेशाब की जो पोटली होती है, उसका कैंसर तक ये दवाइयाँ कॉज करती हैं लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए इनको भी शुगर को कंट्रोल करने के लिए खाया जाए, और जैसे जैसे शुगर कंट्रोल हो जाए इनको धीरे धीरे छोड़ते जाया जाए, और डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसके साथ देखिए वेट गेन, अब ये क्या करेंगी, जो बंदा खाए जा रहा है एक्स्ट्रा, उसको जला नहीं रहा है, तो फिर वो ब्लड में बढ़ जा रहा है शुगर के रूप में, तो उस शुगर को जो है तो ये फैट के रूप में डंप कर दे रहा है। तो फिर जब फैट के रूप में डंप करेगा तो वजन तो बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, और वेट गेन की वजह से जितनी भी और बीमारियां होनी होती है वो सब हो जाती हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगली जो दवाई है वो है बायगुआनाइड्स। बायगुआनाइड्स में दो दवाइयाँ आती हैं, फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन भी क्या करती थी, ब्लड में लैक्टिक एसिडोसिस बढ़ा देती थी, और बहुत सारे डाइजेस्टिव सिम्टम्स इसके आते थे। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता था, दस्त लग जाते थे, मसल पेन होती थी, गैस, फ्लैचुलेंस हो जाती थी, और कई बार लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से फेनफॉर्मिन खा के मौत तक हो जाती थी। तो इसलिए फेनफॉर्मिन पे भी सालों पहले सख्ती से बैन लगा दिया गया है। तो मेटफॉर्मिन जो है ये इसकी छोटी बहन है, बहुत ज़्यादा सेफ दवाई है, लीवर, किडनी वगैरह पे उतना ज़्यादा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं देती है। परंतु इसमें भी तो वही चक्कर है कि जो बढ़ी हुई शुगर है उसको ठिकाने लगाया जा रहा है। अब कैसे कैसे लगाया जा रहा है, लीवर पे काम करा जा रहा है। लीवर जो नई शुगर बना देता है, बार बार जो उसके पास जमा शुगर होती है उसको बार बार खून में फेंक देता है, तो उसको रोकती हैं। तो मतलब लीवर पे तो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रही है, नेचर से छेड़छाड़ हो रही है, और अगर वो छेड़छाड़ जो है लॉन्ग टर्म तक, सालों साल तक होती रहे और पीछे सुधार ना किया जाए डाइट और एक्सरसाइजेज पे, तो फिर ये भी लॉन्ग टर्म में जो है तो लीवर के लिए भी तो ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट हुआ, किडनीज पे भी ये साइड इफेक्ट देती है लॉन्ग टर्म में। हजार हजार mg सुबह शाम खाए जा रहे हैं, डाइट एक्सरसाइज का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये किडनीज पे भी जो है नुकसानदायक है। साथ में ये काम कैसे करती हैं, ये इंटेस्टाइन्स में जो ग्लूकोज होता है, शुगर होती है, उसके एब्जॉर्प्शन को घटाती हैं। तो जब किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन घटाया जा रहा है तो इतनी स्पेसिफिक तो कोई चीज़ हो नहीं सकती कि सिर्फ शुगर को ही नहीं आने देगी, बाकी और चीज़ों को आने देगी। तो जब शुगर को रोकेगी तो और भी वाइटामिन, और भी मिनरल्स, और भी कुछ चीज़ें वो जो है तो हैम्पर करेगी, उनका एब्जॉर्प्शन घटाएगी, तो वो भी तो फिर लॉन्ग टर्म में जो है तो साइड इफेक्ट हो सकता है, और इंटेस्टाइन्स पे भी ये आगे चल के जो है तो साइड इफेक्ट दे सकती है सालों साल बाद। तो फिर मेटफॉर्मिन की भी डोज ज़्यादा खा ली जाए तो ये भी फेनफॉर्मिन की तरह लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कर देती है, और वो भी जो है तो खतरनाक साबित हो सकती है। तो जबकि जो मेटफॉर्मिन है ये शुगर की सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा बढ़िया दवाई गिनी जाती है और सबसे पहले लगाई जाती है, ये भी जो है अगर आप ऐसी सोच के साथ चलते हैं कि हम दवाई खा लेंगे और हमारी डाइट, लाइफस्टाइल जो भी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, हमारी एटलीस्ट शुगर तो ब्लड की कंट्रोल है, नो डाउट आप उस पर्सन से बेटर हो, बहुत बेटर हो जिसकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, परंतु लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो आपने टारगेट ये बनाना है कि पहला टारगेट बनाना है कि हमने पासिंग मार्क्स लाने हैं, हमने शुगर को कंट्रोल करना है। फिर दूसरा टारगेट बनाना है कि हमने सेफ से सेफ दवाई, कम से कम दवाई और एक्सपर्ट डॉक्टर से ही जो है हमने मॉडर्न मेडिसिन या चाहे कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर से ही हमने लेनी है, एक्सपर्ट डॉक्टर से ही हमने लगवानी है, क्योंकि ये सारी गणना वो लोग कर लेते हैं। अगर मान लिया कोई किसी को मेटफॉर्मिन खाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो कई बार उसकी डोज हम लोग कम करवा कर देते हैं, या फिर हम लोग जो है साल्ट चेंज कर देते हैं, ताकि जो है तो उतनी देर जो है तो जो ऑर्गन है पर्टिकुलर उसको रेस्ट मिल जाए, और तब तक वो जो है तो दूसरी दवाई कंट्रोल कर लेगी। और साथ में फिर मोटिवेट भी तो करते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो आपका माइंडसेट ही चेंज कर देंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको जो है तो डाइट पे काम करने के लिए एक ऐसी डाइट बताएंगे कि आपका जो टेस्ट बड्स हैं आपके वो भी सेटिस्फाई होते रहें, और आपकी शुगर भी ना बढ़े, और आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलती रहे, आपको ताकत भी मिलती रहे, और वो जो दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं वो भी आपको मिनिमम आए,
ना आए, या आए भी तो तब तक वो दवाई जैसे चेंज कर दी जाएगी तो साइड इफ़ेक्ट रिवर्स हो जाएँ और आपकी ज़िंदगी जो है तो सुख में पूरी चलती रहे। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, डाइट, एक्सरसाइज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक्सपर्ट डॉक्टर से दवाई लिखवाना बहुत ज़्यादा अहम है। बार-बार प्रॉपर्ली टेस्ट करते रहना, शुगर को मॉनिटर करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए किसी ज़रूरतमंद को। बहुत धन्यवाद।